हेलो एवरीवन, वेलकम इन पार्थ इंग्लिश क्लासेस। और आज जिस चैप्टर की हम स्टडी करेंगे दैट इज़ अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इट्स अबाउट अल्बर्ट आइंस्टीन। तो लेट अस स्टार्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि इतनी जीनियस पर्सनैलिटी का के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, उसको पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। व्हाट डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हर द वर्ड जीनियस? तो क्या सोचते हैं आप जब एक वर्ड सुनते हैं जीनियस? हु इज़ जीनियस? जीनियस कौन है? वट क्वालिटी डू यू थिंक अ जीनियस है? मतलब जो जीनियस होते हैं, आप क्या सोचते हैं कि जीनियस के अंदर क्या क्वालिटी होती होंगी? वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म अबाउट 100 ईयर अगो। यानी कि अब हम इसमें जो चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, एक यंग जर्मन के बारे में जो सिविल सर्वेंट था और जिसने कि क्या किया था 100 वर्ष पहले, 100 ईयर अगो, 100 वर्ष पहले एक पूरे विश्व में तूफान सा ला दिया था। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने कुछ ऐसा करा होगा जिससे कि तूफान मच गया। ठीक है, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग, कुछ बहुत ही अच्छा। In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession for ground-breaking papers about light, the motion of particles, and the electrodynamic of moving bodies and energy. 1905 में, ठीक है, 1905 में 26 साल का लड़का, उसने पब्लिश किए कुछ पेपर। और उस पेपर को जब पब्लिश किए तो मतलब ऐसा नहीं कि ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर, वो जो पेपर्स थे उन्होंने बिल्कुल हलचल मचा दी। वो पेपर्स किन के बारे में थे? लाइट के बारे में थे, द मोशन ऑफ पार्टिकल के मोशंस के बारे में थे, डायनेमिक ऑफ मूविंग, हमारी बॉडीज़ में जो मूवमेंट होता है उसके बारे में था, एंड एनर्जी के बारे में था। ठीक है, तो his work took up only a few papers in scientific journal, but changed forever our understanding of space, time and the entire cosmos. तो देखिए, वो जो पेपर थे वो कुछ ही पन्नों पे जो मिले, वो कुछ ही पन्ने थे, बट उन्हीं कुछ पन्नों ने जो है, कुछ ही पेजेस ने जो है हमारी चेंज को हमेशा के लिए बदल दिया। अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में एंड द एंटायर कॉस्मोस के बारे में, एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इनटू अ सीनम्स फॉर जीनियस। और जो आइंस्टाइन का नेम था वो किस में ट्रांसफर हुआ? जीनियस। यानी कि अब अगर सीनम्स, पर्यायवाची समझते हैं हिंदी में, कि अगर आइंस्टाइन का पर्यायवाची कोई पूछे कि क्या है, तो मतलब उसका सेकंड नेम जीनियस, यानी कि जीनियस जो है अब आइंस्टाइन, मतलब वो सीनम्स है। 50 ईयर आफ्टर हिज डेथ अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल रेन। अब सोचिए कि 50 ईयर, 50 साल हो गए उनकी डेथ को, बट अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल रेन, वो अभी तक जीनियस के जीनियस हैं। Albert Stein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm. तो जो अल्बर्ट स्टाइन थे, उनका जन्म जो हुआ था 14 मार्च को हुआ था 1879 में, जर्मन की एक सिटी अल्म में। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, मतलब ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं था या किसी को नहीं पता था कि जो उनका डेस्टिन है, जो उनका भाग्य है, वो उनको इतनी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक, टू हर हिज हेड सीम मच टू लार्ज। और ऑन द कॉन्ट्रेरी, दूसरी तरफ, उसके अपोजिट में जो उनकी मदर थी वो समझती थी कि जो अल्बर्ट थे, वो आइंस्टाइन थे, वो बहुत ही सनकी थे और जो उनका सर था ना वो बहुत बड़ा था। एट द एज ऑफ 2.5, 2.5 साल की उम्र में भी उन्होंने बोलना नहीं सीखा था। आइंस्टाइन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग, वो बात नहीं करते थे, मतलब उन्हें बोलना नहीं शुरू करा था। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस। और फाइनली जब उन्होंने बोलना सीखा तो वो हर बात को 2 बार कहते थे। आइंस्टाइन डिडंट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन, वो नहीं जानते थे, आइंस्टाइन को नहीं समझ में आता था कि वो दूसरे अपने साथ के बच्चों के साथ कैसे खेलें, कैसे बात करें। एंड हीज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, तो इसलिए जो उनके साथी थे, उनके जो प्लेमेट्स, कंपेनियन थे, वो उनको ब्रदर बोरिंग कह के बुलाते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, तो इसलिए जो ये यंगस्टर छोटा बच्चा था वो स्वयं के साथ ही बहुत ज़्यादा टाइम तक खेलता रहता था।
ही स्पेशली लव मैकेनिकल टॉयज लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, मतलब वो जो न्यू बॉर्न सिस्टर माजा ही सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। जो आइंस्टाइन थे उनको बहुत ज़्यादा मैकेनिकल टॉयज पसंद थे। तो जब उनकी छोटी बहन हुई, माजा हुई, न्यू बॉर्न बेबी थी, जब वो हुई तो माजा को देखकर उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी है माजा, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं, इसके पैर के जो पहिए हैं वो कहाँ हैं। A headmaster once told his father that what Einstein chose a profession without wouldn't matter because he'll never make a success at anything। तो एक बार उनके हेडमास्टर ने कहा था आइंस्टाइन के, उनके फादर से, कि ये चाहे कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर लें या कुछ भी ले लें, लेकिन इन्हें सक्सेस कभी नहीं मिलेगी, ये बच्चा सक्सेस कभी नहीं होगा। आइंस्टाइन बिगन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। 6 साल की एज में आइंस्टीन ने जो है वायलिन बजाना सीखा, वायलिन प्ले करना सीखा, बिकॉज हिज मदर वांटेड टू हिम, क्योंकि उनकी मॉम चाहती थी। ही लेटर बिकम अ गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग द स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। थ्रू आउट मतलब पूरा टाइम। तो वो मतलब एक ऐसा वायलिन बजाना सीख लिया उन्होंने एज ए गिफ्टेड, मतलब वो एक अमेचर, मतलब वो ऐसा नहीं था कि वो प्रोफेशनली कुछ वायलिनिस्ट हो गए या बजाने लगे। एक ऐसा मतलब जैसे कि अमेचर वाला जो मसला है वो है डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल इंजॉयमेंट रेदर देन एज अ प्रोफेशन, मतलब प्रोफेशनली नहीं थे वो, अपनी खुशी के लिए इसको बजाते थे, लेकिन उन्होंने इस स्किल को पूरी लाइफ तक मेंटेन रखा, मतलब वो बजाते रहे, ऐसा नहीं कि वो भूल गए या उन्होंने बंद कर दिया वायलिन बजाना, इसको पूरा टाइम उन्होंने मेंटेन रखा। ठीक है, नेक्स्ट। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पीपल। जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो कोई बहुत ख़राब पीपल नहीं थे। पीपल मतलब शिष्य होता है, स्टूडेंट होता है। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, वो म्यूनिक में हाई स्कूल गए। म्यूनिक के एक स्कूल में हाई स्कूल किया उन्होंने, वेयर आइंस्टीन फैमिली हैड मूव व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड। तो जब वो 15 महीने के थे तभी उनकी फैमिली जो है म्यूनिक चली गई थी। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और उन्होंने वहाँ म्यूनिक के हाई स्कूल में उन्होंने सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स गेन किए। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन एंड ऑफ्टन क्लैश्ड विद द टीचर्स। तो रेजिमेंटेशन, वहाँ के जो सख्त रूल रेगुलेशन थे, डिसिप्लिन था, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और हमेशा उनकी टीचर से कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट होती रहती थी। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन लेफ्ट Einstein felt so stifled there that he left the school for good। तो 15 साल की उम्र में जो है उनको बहुत मतलब अनेबल टू ब्रीथ, ठीक है, स्टिफ मतलब उनको बहुत ऐसा सफोकेटेड हो रहा था कॉलेज में, स्कूल में उन्होंने छोड़ दिया अपने अच्छे के लिए। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट पेरेंट हैड मूव मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव। तो मतलब उसके 1 साल पहले ही उनके पेरेंट्स जो थे उन्होंने छोड़ दिया था मिलान को, उनके जो पेरेंट्स थे वो मिलान शिफ्ट कर गए थे, और अपने बच्चे को वो रिलेटिव्स के यहाँ छोड़ गए थे। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टाइन गॉट टू हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन द सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक। तो आफ्टर मतलब बहुत डिस्कशन हुआ, बहुत मतलब बातें हुई, और उसके बाद एक लंबे डिस्कशन के बाद जो आइंस्टीन थे उनको अपने विश करने का मौका मिला, और वो जर्मन के मतलब स्विट्जरलैंड जर्मन स्पीकिंग स्कूल में जो है स्विट्जरलैंड इन अ सिटी, मतलब जाना चाहते थे, जर्मन स्पीकिंग वहाँ पर जाना चाहते थे जहाँ पर विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक, जो कि जहाँ का डिसिप्लिन बहुत सख्त नहीं था, और वो बहुत ही लिबरल टाइप, बहुत ओपन माइंडेड थे वहाँ के लोग कंपेरेटिवली म्यूनिक। तो इसलिए वो वहाँ अपनी जो है जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में उन्होंने जाकर के कंटिन्यू करा। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड in a mathematics and interested in physics, and after finishing school he decided to study at a university in Zurich। तो आइंस्टीन जो थे वो मतलब मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में मास्टर थे, कह सकते हैं कि वो उन्हें गॉड गिफ्टेड था, बहुत इंटरेस्टेड थे वो, और बहुत अच्छा उनको उसकी पकड़ थी। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल के बाद फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी आगे की जो स्टडी है वो कहाँ पे कंटिन्यू करेंगे,
वो ज़ूरिक में करेंगे। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलेस मुस्टैच। तो कहने का मतलब ये कि एक साइंस ही नहीं था, मतलब जो अट्रैक्ट एक मतलब साइंस वॉज नॉट ओनली थिंग अपील टू डैशिंग यंग मैन, मतलब एक साइंस ही नहीं था जो अट्रैक्ट करता था। इवन वो बहुत डैशिंग यंग मैन थे और विद अ वार्डलेस मुस्टच, उनकी जो जो मुस्टच थी वो वार्डलेस जैसी थी। ठीक है, इस पिक्चर में देख भी सकते हैं आप। ऑल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मिले हमारी सॉरी, उन्हें एक स्पेशल इंटरेस्ट था एक लड़की में जो उनके साथ पढ़ती थी, मिलेवा मारिक, whom he found to be a clever creature, क्योंकि वो थोड़ा सा तेज दिखती थी उनको। This young serv had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degree। क्योंकि ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी, वो मतलब स्विट्ज़रलैंड से यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी ये यंग लड़की डिग्री लेने के लिए, क्योंकि ये ज्यूरिक की एक ऐसी ज्यूरिक में ये ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो वुमेंस को जो है डिग्री देती थी। बाकी जो है यूनिवर्सिटीज़ जो थी, मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ वो वुमेंस को डिग्री नहीं देती थी। आइंस्टाइन सॉ इन अ लाई अगेंस्ट, तो वो उनमें दोस्त देखते थे। क्यों? क्योंकि अगेंस्ट द फिलिस्तीन, फिलिस्तीन मतलब एक ऐसा वो जो उन लोगों के लिए ये वर्ड यूज़ किया है जो लोग ये आर्ट या कॉमर्स लिटरेचर ये पसंद नहीं, लिटरेचर आर्ट या म्यूज़िक पसंद नहीं करते थे। तो जैसे कि उनकी फैमिली मेम्बर्स या उनकी फैमिली यूनिवर्सिटी के वो सारे लोग, तो वो उनके अगेंस्ट, इसलिए वो उस लड़की में जो है एक दोस्त देखते थे, क्योंकि वो भी जो है फ़िलिस्तीन के अगेंस्ट थी। मतलब उसे भी ये लिटरेचर और म्यूज़िक पसंद था। तो द कपल फेल इन लव, जो कपल था वो प्यार में पड़ गया। लेट अस सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड, तो फिर उन्होंने जो अपना अफेक्शन था वो वर्ड्स में कन्वर्ट किया, शब्दों में, और लेटर लिखना शुरू करा। मिक्सिंग साइंस विद टेंडेंस, और उसमें साइंस के कुछ वर्ड भी यूज़ होते थे। रोट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी विक्टोरियस कंक्लूजन। मतलब वो कहने लगे कि हम कितना खुश होंगे और कितना प्राउड फील करेंगे उस वक्त जब हम दोनों एक जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जो ये रिलेटिविटी पे काम कर रहे हैं, उसकी जीत वाला कंक्लूजन आएगा, मतलब वो पूरा हो जाएगा। ठीक है। इन 19 द एज ऑफ 21 अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। तो 21 साल के जो हो गए थे वो ग्रेजुएट हो गए थे अल्बर्टस्टीन 1900 में, लेकिन वो अनएम्प्लॉयड थे अभी। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, उन्होंने एज ए टीचर वर्क किया, गिव प्राइवेट लेसन भी दिए, एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। और फाइनली उनको 1902 में एक टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिली बर्न में, पेटेंट ऑफिस में। वाइल ही वॉज सपोज टू बी असिंग द पीपल्स इन्वेंशन, मतलब जब वो लोगों को क्या कर रहे होते थे, असिस्ट कर रहे होते थे, इन्वेंशन जब होते थे वो लोग करते थे, तो वहाँ पर असिस्ट करते करते आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडिया इन सीक्रेट। तो वो जो आइंस्टाइन थे वो असिस्ट करने के साथ साथ अपने भी आइडियाज़ को सीक्रेटली डेवलप कर रहे थे। He is said to have jokingly called his desk drawer at the work ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। तो उन्होंने बड़ी जोकिंगली मतलब एक नाम दिया था अपनी डेस्क के ड्रॉर को कि ये क्या है, जो है ये थ्योरेटिकल फिजिक्स का ब्यूरो है। ठीक है। वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 वॉज आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिव। ठीक है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर जो आया 1905 में आइंस्टीन का, एक जो थ्योरी आई वो क्या है, रिलेटिविटी पे आई। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस और नॉट ऑब्सल्यूट, यानी कि जो टाइम और डिस्टेंस है वो क्या है, समान नहीं, मतलब एक 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 नहीं हो सकते हैं, पूरी तरह से पूरे नहीं हो सकते, ऑब्सल्यूट पूरे नहीं हो सकते। इन डेट सच मच टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक विल नॉट कंटिन्यू टू शो द टाइम। सचमुच मतलब दो क्लॉक को अगर आप एक साथ कंटिन्यू करें, मतलब उनको एक साथ चला कर रखें शो, लेकिन फिर भी वो सेम टाइम शो नहीं करेंगी। इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी, भले वो एक पूरी जर्नी कंप्लीट करके आई हूँ, इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू अदर, भले ही बहुत तेज़ी से एक वो सब जो जो क्लॉक हैं वो बहुत तेज़ी से चल रही हों, लेकिन फिर भी उनका जो वो सेम जो है
नहीं बताएंगी शो, जो टाइम है वो सेम टाइम नहीं शो करेंगे। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ड मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। तो फिर ये दुनिया का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला आया जिसने डिस्क्राइब किया रिलेशनशिप, क्या संबंध है बिटवीन मास एंड एनर्जी के बीच में। तो ई मास और एनर्जी के बीच में, सॉरी ये तो उसके बाद मतलब ये बताया ना कि दो क्लाउड जो विल नॉट कंटिन्यूस ओवर द सेम टाइम, वो साथ नहीं चल सकती अगर वो एक पूरी जर्नी पूरी करके आई हो। वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव, भले ही तेज़ी से चल रही हो। फ्रॉम द फॉलोड वर्ड मोस्ट फार्मूला, तो इसी बेसिस पे दुनिया का सबसे बड़ा फेमस फार्मूला आया जिसने ये डिस्क्राइब किया रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, जिसने एनर्जी और मास के बीच में संबंध बताया। E इज इक्वल टू mc²। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड फॉर एनर्जी, E जो है वो एनर्जी बता रहा है, M जो है M को यूज़ किया है मास के लिए, एंड C फॉर द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और जो C है वो स्पीड के लिए है, स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड के लिए है अबाउट 3। तो ये कहने का मतलब लाइट इन वैक्यूम, ये लाइट के लिए जो है, मतलब ये जो ई इज इक्वल टू एम से स्क्वायर, यानी ई किसके लिए, ई के लिए क्या यूज़, ई जो है एनर्जी के लिए, एम मास के लिए, और सी स्पीड के लिए। ठीक है। व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर, देखिए उन्होंने कैसे बताया कि जब तुम किसी अच्छी लड़की के साथ बैठते हो 2 घंटे, तो इट सीम लाइक 2 मिनट, तो ये 2 मिनट लगते हैं। व्हेन यू सिट ऑन द हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट, लेकिन अगर तुम गर्म तवे पे बैठो तो इट सीम लाइक 2 आवर। दैट्स रिलेटिविटी, तो यही रिलेटिविटी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन। ओके। While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling. तो जहाँ पे वो फिज़िक्स की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, उनकी जो लाइफ थी वो बहुत थोड़ी अच्छी नहीं चल रही थी। अल्बर्ट हैव वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी, जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो मिलेवा से शादी करना चाहते थे अपनी स्टडी को ख़त्म करने के बाद ही, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन जो उनकी मदर थी वो अगेंस्ट थी। शी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन, क्योंकि वो समझती थी कि 3 साल बड़ी है मिलेवा और ये बहुत बड़ा हो जाएगा उनकी बेटी के लिए। शी वॉज ऑल्सो बॉदर बाई मिलेवा इंटेलिजेंस, और वो मिलेवा के इंटेलिजेंस से भी बहुत परेशान थी क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट थी। एंड शी इज़ अ बुक लाइक यू, तो वो कहती थी वो भी तुम्हारी ही तरह किताब है, जैसे तुम किताब हो, मतलब हर वक्त स्टडी में लगे रहना। हिज मदर सेड आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, तो जब उनकी मदर ने ऐसे कहा तो उन्होंने शादी नहीं की। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 sons, बट a few year later the marriage faltered। फाइनली 1903 में इस कपल ने शादी करी और उनके 2 बच्चे हुए, बट कुछ सालों बाद ही ये मैरिज जो है वीक होने लगी, मतलब ये रिश्ता नहीं चल पा रहा था। मिलेवा मीन वाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग अनहैप्पी हाउस वाइफ। तो जो मिलेवा थी वो खुद भी बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत ही एम्बिशस थी, लेकिन उसको फिर लगने लगा कि वो अपनी इंटेलेक्चुअल एम्बिशन सब खोती जा रही है और एक वो नाखुश हाउस वाइफ बनकर रह गई। आफ्टर ईयर ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डिवोर्स इन 1990। तो कई सालों तक जो है फाइटिंग होती रही आपस में, अपना लड़ाई झगड़े के बाद 1919 में इस कपल ने डिवोर्स ले लिया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन एलिसा द सेम ईयर, और उसी साल आइंस्टाइन ने अपनी कजिन एलिसा से शादी कर ली। आइंस्टाइन न्यू पर्सन चैप्टर कंसाइटेड विद हिज राइज वर्ड फेम, तो जो उनका फेम हो रहा था पूरे वर्ल्ड में, तो उनका जो न्यू चैप्टर था ये शादी वाला, एलिसा से उन्होंने शादी करी थी, वो बहुत क्लैश कर रहा था। इन 1915 ही हैड पब्लिश इन जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1915 में उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी रिलेटिविटी की पब्लिश की, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिससे कि ग्रेविटी को एक नई पहचान मिली। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इज 1919 ब्रॉड प्रूफ दैट इट वॉज एक्यूरेट, और जो सोलर का एक्लिप्स है, एन एक्लिप्स ऑफ सन, उसने 1919 में मतलब ये प्रूफ किया कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि उन्होंने, जो आइंस्टाइन थे, उन्होंने बहुत पहले इस चीज़ को
एडवांस में ही इस चीज़ को बिल्कुल एक्यूरेट बताया था कि जो लाइट है, जो लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार्स, जो फिक्स स्टार से जो लाइट है, जो लाइट उससे आ रही है, वो वुड बी डिफ्लेक्ट, वो क्या होती है, चेंज होती है, डिफ्लेक्टेड होती है थ्रू द सन्स ग्रेविशनल फील्ड। जो सन की ग्रेविशनल फील्ड है उसके थ्रू वो डिफ्लेक्ट होती है और चेंज डायरेक्शन, ठीक है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन। तो न्यूज़पेपर ने इस वर्क को ऐसे मतलब बताया जैसे कि ये कोई साइंटिफिक रिवोल्यूशन हुआ, कोई क्रांति हुई साइंस की फील्ड में। आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स इन 1921। आइंस्टीन ने जो है नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स में 1921 में रिसीव किया। ही वॉज शॉवर्ड विद ऑनर एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड एंड लाउडेड बाई द प्रेस। अब क्या था, चारों तरफ से, ऑल ओवर वर्ल्ड, हर तरफ से उनको अप्रिसिएशन मिल रहा था, उनको ऑनर मिल रहा था, इन्विटेशंस मिल रहे थे, और प्रेस वालों की तो बात ही क्या, उन्होंने जो है बहुत वाहवाही लगा दी उनकी। When Nazis come to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to United States. तो जब नाजीज पावर में आए जर्मनी में 1933 में, तो आइंस्टीन जो है यूएस चले गए, यूनाइटेड स्टेट। 5 ईयर लेटर, 5 साल के बाद, जब डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिस्ट इन एन अप्रॉर। तो जब ये न्यूक्लियर फिजन की खोज हुई 5 साल बाद बर्लिन में, तो जो अमेरिकन थे वो बहुत ज़्यादा अफ्रॉर हो गए, बहुत चढ़ गए, बहुत अपसेट हो गए। मेनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म, और बहुत सारे उसमें से भाग गए, जस्ट एज आइंस्टीन हैड, जैसा कि आइंस्टीन ने किया था। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज, अब वो बिल्कुल खौफ में थे, डरे हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि नाजी कुड बिल्ड एंड यूज़ एन एटॉमिक बम, कि मतलब जो उन्होंने एटॉमिक बम बना लें और यूज़ कर लें, एटॉमिक बम को बना करके कहीं वो यूज़ ना कर लें उसको। एट अर्जिंग अ कलीग, आइंस्टाइन रोट अ लेटर to the American President Franklin D. Roosevelt on 2 अगस्त 1939। तो अपने एक कलीग की रिक्वेस्ट पे, कलीग ने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी कि एक ख़त लिखिए आप अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को। तो उन्होंने 2 अगस्त 1939 को एक ख़त लिखा, इन विच ही वॉन्ड, और इसमें उन्होंने वॉर्न किया, चेतावनी दी, अ सिंगल बॉम्ब दिस टाइप, कि इस तरीके का एक भी बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, अगर एक पोर्ट पे गिरा दिया जाए, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉयड द होल पोर्ट टुगेदर विद द सराउंडिंग टेरिटरी। तो वो पोर्ट तो डिस्ट्रॉय होगा ही, उसके साथ साथ सारी सराउंडिंग जो भी टेरिटरी है, जितनी भी टेरिटरी है, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हिज वर्ड डिडंट फेल टू हैव एन इफेक्ट। तो जो उन्होंने लिखा था खत, उनके जो शब्द थे वो बेकार नहीं गए, जो राष्ट्रपति थे उन पर इफेक्ट हुआ। द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन सीक्रेट प्रोजेक्ट टू देयर ओन। तो वो जो अमेरिकन्स थे उन्होंने अब सीक्रेटली एक बॉम्ब जो है बनाना शुरू करा अपना खुद से सीक्रेटली, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और फिर उन्होंने इस बॉम्ब को जो उन्होंने क्रिएट किया था सीक्रेटली, जापान पे, हिरोशिमा एंड नागासाकी पे गिरा दिया 1945 में। आइंस्टाइन वॉज डीपली सेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। आइंस्टाइन अब इससे बहुत हिल गए, मतलब इस तबाही से, डिस्ट्रक्शन हुआ था उससे बहुत वो हिल गए। दिस टाइम ही रोड द पब्लिक मार्च टू द यूनाइटेड नेशन। अब इस बार उन्होंने पब्लिक के लिए एक संदेश दिया, यूनाइटेड नेशन को, उन्होंने पब्लिक को एक संदेश दिया। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। तब इसमें इन्होंने क्या किया, एक प्रपोजल दिया कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए। अनलाइक द लेटर ऑफ रिजॉल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। तो जिस तरह से उन्होंने ख़त लिखा था रिजॉल्ट को, तो वो इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं हुआ, वो वैसा प्रभाव यहाँ नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट ओवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। लेकिन 10 सालों में, अगले 10 सालों में जो आइंस्टीन थे वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए। एजिटेटिंग फॉर एन एंड द आर्म्स बिल्डअप एंड द यूजिंग हिज पॉपुलरिटी एंड कंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। तो जो मतलब ये आर्म्स बिल्डअप हो रहा था उसको वो अपोज कर रहे थे, उसको रोक रहे थे, और अपनी पॉपुलरिटी को एज ए कंपेन यूज़ कर रहे थे। किस लिए, क्या कंपेनिंग कर रहे थे, पीस और डेमोक्रेसी की, मतलब शांति और स्वतंत्रता की। When Einstein died in 1955 at the age of 76, जब आइंस्टाइन की मृत्यु हुई 76
ईयर्स के थे वो, उनकी उम्र थी. ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी, एज अ वर्ल्ड सिटीजन, एज अ मच एज साइंटिफिक जीनियस. तो मतलब उनको, उनके लिए एक ये सेलिब्रेट किया जाता गया था कि वो एक बहुत दूरदर्शी थे, बहुत बड़े दूरदर्शी, दूर की जानने वाले वर्ल्ड सिटीजन थे, विश्व के नागरिक थे. एंड मच साइंटिफिक जीनियस, और उससे भी कहीं ज़्यादा कि वो जीनियस थे. ठीक है, जैसे कि आइंस्टीन, मतलब आइंस्टीन मीन्स सीनम ऑफ जीनियस. अब तो जो जीनियस का पर्यायवाची है, सीनम्स भी है, वो क्या, आइंस्टाइन. तो होप कि ये स्टोरी आपको समझ आई होगी. बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इंस्पायरिंग है. आइंस्टीन जो वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी हैं, जीनियस हैं, विजनरी सिटीज़न, वर्ल्ड सिटीज़न हैं, तो उनके बारे में पढ़कर और उनके एक्सपेरिमेंट्स, उनके आइडियाज़, उनके थॉट्स को जानकर आपको अच्छा लगा होगा, आप इंस्पायर हुए होंगे और आपको समझ में भी आया होगा. ओके, तो आप पढ़ें इसको. नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे. टिल देन, गुड बाय, टेक केयर.